चलो ये वाला पंखा बंद कर दिया। ठीक, तो हमारा वो चल रहा था, क्या चल रहा था? अच्छा, वर्क डन बाय अस हो गया था। ठीक, लिखे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लिखें इफ ओनली दो दिन की छुट्टी में आपको आराम हो गया, वो जो होमवर्क मिल रहा था रोज वो बंद हो गया है, मजे आ गए। चलो, इफ ओनली conservative forces if only conservative forces are acting on a system, then mechanical energy of the system is always conserved, तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक सबसे पुरानी बात पहले मैं आपको समझाता हूं। एक मैंने बॉल को छोड़ा, ये आज का हमारा क्वेश्चन भी अभी आधे घंटे बाद का, अब ध्यान से देखिएगा। एक बॉल को छोड़ा, ये क्लास 9 से पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग बोर्ड से पढ़े होंगे, अलग अलग स्कूल में होंगे, पर सब जगह ये बात कॉमन पढ़ाई जाती है। अगर आपने h ऊंचाई से छोड़ा, मान लो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है और काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप किया है तो 0 है। अब बीच में कभी कहीं आएंगे तो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। पर मजे की बात है, जोड़ हमेशा 100 रहेगी। जब जमीन पे गिरेंगे तब पोटेंशियल 0 हो गई, पर काइनेटिक एनर्जी 100, जिसे हम बचपन में बोलते हैं कि पूरी की पूरी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक। इसे कहा जाता है सबसे बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। परंतु इसमें एक शर्त है, इसमें केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगने चाहिए। पता है इस पूरी कहानी में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, mg, बस, और कोई फोर्स ही नहीं है। एंड mg इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव। सर थोड़ा कंजर्वेटिव के एग्जांपल बता दो, आप सीख लो। 11वीं क्लास में तो दो ही हैं, कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये तो 12वीं में है। अपने 11वीं में कौन कौन से? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अगर पूरे प्रश्न में केवल ये दो लग रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। अगर फ्रिक्शन लग जाएगा तब फिर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्या होता है लॉ? 1 मिनट में देखिए। मेन हमेशा वही लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ आप हैप्पी रहिए, ये हमेशा लगता है, चाहे फ्रिक्शन हो नहीं हो, स्प्रिंग फोर्स हो, mg हो, एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो, ये हमेशा लगेगा। 25 सवाल करके आए इस पर, ये हमेशा। अब हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, केवल और केवल कौन?
कंजर्वेटिव, ओनली कंजर्वेटिव। ऑल की जगह अब क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव, इक्वल टू डेल्टा के ई। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मुझे याद है, बताइए, माइनस ऑफ डेल यू। डेल यू को खोल दीजिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, उधर ले जाओ, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल यू फाइनल। नमी 10वीं से पढ़ रहे हैं ये। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। पर आज एक नई बात और जोड़ लो इसमें, शुक्रवार के दिन ये केवल तभी होगा जब प्रश्न में केवल कंजर्वेटिव हो। आप फ्रिक्शन के सवाल यहां से नहीं कर सकते, पर फ्रिक्शन के सवाल को यहां से हमेशा किया जा सकता है। इनफैक्ट केवल इससे तो हर प्रश्न किया जा सकता है, अभी मैं आपको 2-3 करके दिखाऊंगा, इससे तो सारे ही होंगे, पर ये कब लगेगा, जब केवल और केवल कैसे फोर्स हो, कंजर्वेटिव। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? लिखना शुरू करिए, 5, 6, 7 प्रश्न इसमें करके देखिए। चैप्टर समाप्ति पर है, पावर पे हम आने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी में 2 सेक्शन पूरे हो जाएंगे। 2 छुट्टियां हैं, 13 और 15 की। 13 का संडे है, 15 का 15 अगस्त है। 2 छुट्टियों में काफी सारी पढ़ने की चीजें आ जाएंगी, चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाएगा। 14 की जो क्लास आएगी उसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा, वैसे तो शनिवार को ही हो जाता, पर तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया। 14 को हो जाएगा, तो हमारे पास एक मौका है कि हम इसको पूरा वर्क एनर्जी को क्या कर लें, तैयार कर लें, पूरा अच्छे से रिवीजन करके। नोट डाउन कर लें, तो दिमाग में क्लियरिटी रखें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी केवल तभी लगेगा जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स हो। नाम से मस्त है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसमें 5 प्रश्न करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया लगेगा। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से हर सवाल सॉल्व होता है, जो अभी 5-6 करा रहा हूं वो भी वर्क एनर्जी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या सर मैं हमेशा वर्क एनर्जी में जा सकता हूं? बिल्कुल, पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एनसीईआरटी में मॉड्यूल में दे रखा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप इससे भी सवाल सॉल्व करना सीखिए। पर वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक्स से तो हर तरह का प्रश्न सॉल्व होता है, हर तरह का, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी आप 2-3 दोनों से करके देख लीजिए, फिर आप कंफर्ट देख लीजिएगा। कहीं आपको ऐसा लगता है यार कंजर्वेशन बहुत आसान लग रहा है, कहीं कहीं वो भी लगा सकते हैं। करूं नेक्स्ट? तो यहां बड़ा बड़ा फिर लिख लें, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इसको बॉक्स में डाल लीजिए ताकि ध्यान रहे। ये अपने आप में एक अससन रीजन का सवाल बन सकता है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। पर मैंने वर्क थ्योरम के पास एक स्माइली फेस बनाया है, उसका क्या मतलब है, ये हमेशा लगता है, हमेशा, हमेशा, हर फ्रेम में, कोई टेंशन नहीं है। करे, चल एक सवाल देखो।
हाँ जी 40। अब इसको आप पहले पुराने तरीके से करके दिखाता हूं, फिर कंजर्वेशन से करके दिखाता हूं। पहले तो मुझे आप बताओ, क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में COME, कंजर्वेशन ऑफ, क्या ये मैं लगा सकता हूं क्या? पहले 5-7 सवाल में इसको पता करो तो मन खुश होगा। पूरे प्रश्न में देखो, कहीं फ्रिक्शन की महक नहीं आ रही, सुगंध आ ही नहीं रही फ्रिक्शन की, क्योंकि सब जगह क्या है, स्मूथ। केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लिया, हाँ COME लगाया जा सकता है, बिकॉज पूरा वाक्य बोलिए, पूरे प्रश्न में केवल एक mg फोर्स लग रहा है, और mg फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। बोली हाँ है क्या? अब चलिए लगाते हैं, पहले कंजर्वेशन से करके दिखाता हूं, फिर वर्क एनर्जी से। 1 और 2 दो पॉइंट चुन लिए, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2, ये रेफरेंस लेवल मानते हैं हमेशा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, 0। चलो यहां पर काइनेटिक चिल्लाओ, ड्रॉप 0, पोटेंशियल mgh 100, K2 हाफ mv², पोटेंशियल mgh। खत्म। एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती, नमी कक्षा है, हाफ mv² और mgh। दिमाग पे सलवट डालने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, बस लगाना सीखना है, कब लगेगा। काइनेटिक लिखी प्लस पोटेंशियल लिखी, काइनेटिक लिखी प्लस पोटेंशियल लिखी, खत्म। m m m कटा, g इंटू 100 उधर ले जाओ, g इंटू 20 बराबर v² बाय 2, g कॉमन, 100 में से 20 गया 80, यहां भेज दो, g 10, ये 80, ये 2, कितना आ गया 1600, 1600 का स्क्वायर रूट 40, खत्म। कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। दिस इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं, 2-3 बार बोल लीजिए, COME, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 5-7 बार सोच लीजिए, ये तभी लगेगा जब केवल और केवल कौन से फोर्सेस होंगे, कंजर्वेटिव। आशीष सर इसको हम वर्क एनर्जी से करें क्या? चल वो भी देख, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, वो भी देखते हैं। पुराना पढ़ा हुआ है, 25 सवाल का कॉन्फिडेंस है उसमें, तो वो भी देख लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन है वर्क? केवल एक ही वर्क है, कौन सा, mg। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल माइनस हाफ m इनिशियल। mg का वर्क एक अलग से आर्टिकल पढ़ाया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। रिवाइज करिए पूरा चैप्टर, कहां पे था, 100 पे, कहां अटका, 20 पर, तो आया कितना नीचे, 80, कहां आया, नीचे, mg भी प्लस या माइनस, प्लस mg इंटू 80, हाफ mv², इनिशियल 0। सेम चीज, सेम आंसर आएगा, m से m कटा, 80 1600, v 40। भाई इसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है ना, ये तो राजा है। वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक तो राजा है, वो आया यहीं से तो है भाई, वो ये अलग चीज थोड़ी ना है। आया, आप अगर आप इस पे परफेक्ट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए आपको समझ में आएगा। अच्छा यार सर, इसलिए आपने वहां समय बहुत दिया था, मैं 2.5 लेक्चर केवल इसके प्रश्न नहीं कराए थे, वर्क डन बाय ऑल। क्योंकि अभी फ्रिक्शन आ जाएगा ना भाई, ये हाथ खड़े कर देगा, फ्रिक्शन में हाथ खड़े कर देगा, फ्रिक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन एनर्जी को डिसिपेट कर देता है। पर वर्क एनर्जी थ्योरम तो बढ़िया लगेगा हर जगह, कोई टेंशन ही नहीं।
चलिए कुछ और करके देखते हैं कंजर्वेशन पे। अगला ये हाँ कहीं भी ले सकते हैं, पर सामान्यतः कहाँ लेना चाहिए हमेशा? जमीन पर। ले कहीं भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है V0 स्पीड से, ये स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पर। आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब मैं कंजर्वेशन से करके दिखा रहा हूं, कहीं ये बहुत जल्दी काम करता है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। आज वही 15 सवाल, अब यहां एक लाइन में आने लग जाएंगे, क्योंकि ना अगर चीजें स्मूथ हैं, सबसे पहले ना प्रश्न को देखकर 10 सेकंड में ऑब्जर्वेशन ले लो। फोर्सेस इन्वॉल्व बताओ, फोर्सेस mg लग रहा है और स्प्रिंग लग रहा है, mg एंड स्प्रिंग बोथ आर कंजर्वेटिव। अगर फ्रिक्शन नहीं है, विस्कस नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, आप बिंदास कंजर्वेशन लगाओ ना यार, क्योंकि फ्रिक्शन, एयर ड्रैग ये सब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं? खा जाते हैं। बिंदास लगाइए, बिंदास। 5 सवाल में दिक्कत आएगी बस, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। आप ये लिख सकते हैं, आपको बाद में लगे यार ये प्रश्न पहले भी किया था, या लिख ही लो ना, लगे काहे को, लिख ही लो। ये प्रश्न पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से कर चुके हैं, लगे काहे को, जब किया ही है तो लिख लो ना, कर चुके हैं ऑलरेडी। घर जाके आपको दोनों से करना सीखना पड़ेगा आज। चलिए मैं इससे करके दिखा रहा हूं। आइए, के आई इनिशियल बताइए कितने से चल रहा है? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है। सर ये क्या लिखा, 0+0? दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक ब्लॉक की mgh और एक स्प्रिंग की। ब्लॉक भी जमीन पर है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। अच्छा काम करना सीखो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की? दो। एक कौन सी वाली? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और एक कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता है 2 0 1 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, पर आदत, अभी कल को अगला ही सवाल में ये ब्लॉक कहां आ जाएगा? ऊंचाई पे आ जाएगा। स्प्रिंग की तो 0 रहेगी, पर ब्लॉक की हो जाएगी mgh। तो पहले ही सवाल से एकदम तरीके से सीखो ना कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की लिखनी होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल 0 क्यों है? क्योंकि वो जमीन पर है, रेफरेंस पर है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है? नेचुरल लेंथ पर है। मजा आएगा। अब पूरी कहानी है वो सुना चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। जैसे ये दबाएगा, स्प्रिंग फोर्स बाहर लगाएगी, धीरे धीरे ये रिटार्ड होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। थोड़े बड़े हो जाओगे ना, जैसे कुछ बच्चे बड़े हैं, वो क्या करते हैं, सीधा ये लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आप भी बड़े हो जाओगे, सब, कोई पीछे नहीं रहता, मेहनत से सब हो जाता है। ये 5-6 सवाल में लिखो, धीरे धीरे आप भी ये लिखने लग जाओगे, आप सोचने लग जाओगे अभी इसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। जब ये रुक जाएगा तो इसकी ऊर्जा गई कहां? इसकी ऊर्जा पूरी की पूरी स्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो गई, स्प्रिंग के पास चली गई। ये भी आप लिखने लग जाओगे, पर तरीका, पहले 5-7 सवाल ये दिमाग में बैठाओगे ना तो दिमाग स्ट्रांग बनेगा। इस पे आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे 10 सवाल करके, धीरे धीरे आपको सिचुएशन दिखने लग जाएगी। हाँ यार, अभी क्या एनर्जी है? हाफ mv स्क्वायर। बचपन में पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सारी की सारी किसके पास चली जाएगी?
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, आप भी लिखने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सोचे पास वाला कोई अनशंटा, नहीं भाई, मेहनत करके वो आया है, आप करोगे आप भी सीख जाओगे। हो गया आंसर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, हाफ से हाफ कटा, मुझे क्या चाहिए, एक्स मैक्स, 2 mv नॉट स्क्वायर बाय के, 2 कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, अभी तबीयत ठीक अभी हुई है, आप बिल्कुल 3-4 दिन कोई नहीं बोलेगा, रिकवरी हो जाए पूरी उसके बाद बोलेंगे, अभी सब माफ, अभी ऐसे सर आप जो लिख दो सर सब सही है, बस हाँ, एक्स मैक्स अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाय के, बोलो बात समझ में आई, ये फास्ट है, इससे भी आंसर आएगा, कर चुके हैं आप, कंजर्वेशन से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रिक्शन नहीं होना, अगर यहां फ्रिक्शन आ जाएगा ना, ये सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर सिर्फ राजा चलेगा, ये राजा है किंग, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन एनर्जी, तेरी मर्जी पड़े जो फोर्स ला, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस, हर समय लगेगा, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन एनर्जी। अगला लिखिए, एक बड़ा पॉपुलर सवाल है, ये एसएचएम काम करेगा, एक ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया, इसकी लंबाई है एल, यहां से इसको ड्रॉप किया गया और आपको कहा गया है जब ये बॉटम पे पहुंचे, बॉटम पे इसकी स्पीड बताइए, बहुत जगह मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, तो एक बार इसको बढ़िया डर हटा लीजिए, इसमें ऊंचाई के पंगे आते हैं, मैंने उस दिन भी सिखाया था, आज फिर सिखाता हूं, क्योंकि ये ऐसे सवाल है ना, इसे आप मतलब पीछे भाग ही नहीं सकते, ये तो आना ही आना है। प्रश्न समझ में आया, पेंडुलम को थोड़ा ऊपर करा और छोड़ दिया, कहाँ आएगा वो, नीचे, जब वो अपने बॉटम से गुजर रहा है तो उस समय उसकी स्पीड बताइए, ये मोस्ट फेमस सवाल है जो हर जगह आपको भरे पड़े हैं किताबों में। सोच नहीं सकता, चलिए देखें, इसमें ऊंचाई के पंगे हैं, वो अपन वो दूरी निकाल नहीं पाते, उसको मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूं, देखना, फिर मौका है, इनसे भागो मत, ये तो आना ही आना है, चलो देखो, एक बार सब समझ लो और इसका डर परमानेंट हटा दो, सभी लोग बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ ये कौन है, ये क्या ये रस्सी है, इमेजिन कर पा रहे हो सवाल, ऊपर छत से धागा बांधा, धागे को यहां ले जाके छोड़ा, तो जब यहां पर आएगा पार्टिकल, क्या धागे की लंबाई वही रहती है, बदल जाती है, वही रहती है, ये धागा यहां है, अब ये धागा यहां है, बता अब लंबाई एल, बता पहली बात सही है क्या, धागा तो उतना ही रहेगा, धागा कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं रहा, बात नंबर 1, बात नंबर 2 देख, यहां से एक लाइन खींची, टक 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 टक, ये एल, एल का थीटा से चिपका हुआ, एल कॉस थीटा, एक बार फोकस करके डायग्राम को 3 से 4 बना लो, तो क्या एकदम डर हट जाएगा, हर बार क्या अटकना, खूब आएगा, ये 10 बार और आएगा एसएचएम में, इलेक्ट्रो के सवालों में, एक बार समझना है, ये एल, ये पूरा एल, धागा वही, ये एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस, अब बताइए ऊंचाई क्या बची,
L माइनस, हो गया। बात समझते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कह रहे यार बात घुस गई दिमाग में, हो गया खत्म। अब रेफरेंस, ये रेफरेंस मान लो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लो, 0। हमेशा बिंदु मार्क करो, ये बिंदु नंबर 1, ये बिंदु नंबर 2। आपको मैंने वर्क एनर्जी में सिखाया था, पॉइंट्स मार्क किया करो, किन दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हो, किन दो पॉइंट्स के बीच में कंजर्वेशन लगा रहे हो, काम अच्छा करो, पॉइंट्स मार्क कर लोगे। अब कितना सरल है, U1 प्लस K1 U2 प्लस K2। अब एक एक चीज बोलो, U1 इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है बताओ, mgh, L माइनस L cos थीटा, ऊंचाई है इसकी, रेफरेंस है। प्लस काइनेटिक 0, काइनेटिक 0 ड्रॉप। दो ही चीजें हैं जो तुम्हें पहले से पता है, आने से पहले इंस्टीट्यूट, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, सब बच्चों को पता है, बस वो फिल करना ही तो सीखना है। फॉर्मूले तो आप पहले से जानते हो, अलग अलग परिस्थिति में लगाना सीख लोगे, मस्त हो जाओगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, रेफरेंस लेवल मानना आना चाहिए, पॉइंट्स मानना आने चाहिए, ऊंचाई का पंगा है तो ऊंचाई निकाल ली, बराबर K2 हाफ mv स्क्वायर, और वो तो जमीन पर आ गया है तो पोटेंशियल खत्म हो गया। अब बताइए, m से तो m कैंसिल, वहां भेज दीजिए, 2g, l कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 2gl, बहुत फेमस है, रटने से मतलब नहीं है, रटा नहीं जाए, ये आना चाहिए। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा 8-10 दिन बाद, उसमें कितनी बारी लगाना पड़ेगा, ये एक बार सेट कर लो, ये स्टार क्वेश्चन है, इनसे काफी बातें समझ में आती हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब कठिन नहीं होता है, तो आसान, हर बच्चे को समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट मतलब है बार बार काम में आता है, बार बार पूछा जाता है, आना ही चाहिए। बढ़े आगे, आ जाओ बराबर। अगला लिखो, 6-7 कर लो तो कंजर्वेशन पे एकदम परफेक्ट हो जाओ। पर ये बात ध्यान रखना, अगर सीखना चाहते हो इन सभी प्रश्नों को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी करना, घर जाके थोड़ा और मजबूती मिलेगी। घर जाके एक टारगेट टास्क बनाना कि इन सभी प्रश्नों को मैं किससे करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से, सारे आंसर आएंगे और हर सवाल आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम में और परफेक्ट हो रहा हूँ। और हमने वहां मेहनत भी करी है वर्क एनर्जी थ्योरम पे आपके साथ। अगला लिखिए, find out the speed of the particle just before it strike the ground. Find out the speed of the particle just before it strike the ground. उन्नीस है, 19 डिग्री, 19 डिग्री है, 19। 19 अच्छा नहीं लगा आपको, 7 डिग्री ले लो। मजे की बात है, इन पांचों का उत्तर एक ही है।
इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल, 19 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, सीधा फेंका है, नीचे फेंका है, सब जगह उत्तर सेम। आप जरा सोचो दिमाग में थॉट कैसे लाना चाहिए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आंसर लाना एक अलग बात है, फिजिक्स सीखना एक अलग बात है। फिजिक्स क्या कहती है, पहली सोच, पूरे प्रश्न में केवल mg की चर्चा हो रही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखते कंपोनेंट करते हैं, आओ कंपोनेंट करें, अरे वेक्टर में मेहनत करिए, आओ कंपोनेंट, सर रोकना मत, सर मुझे कंपोनेंट से पहले रोकना मत मुझे, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, रोकना पड़ता बच्चों को, हाथ पकड़ना, अरे बेटा, अरे नहीं सर, सर कंपोनेंट तो करने दो सर, क्या सर वेक्टर में सर 8 लेक्चर मेहनत करिए सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचिए, 5 मिनट बात करिए। पहली बात, पूरे प्रश्न में बच्चों केवल कंजर्वेटिव फोर्स mg लग रहा है, थॉट प्रोसेस लाइए, ताकि मेरे असर्शन रीजन की थ्योरेटिकल सवाल करने में मुझे मजा आए। पूरे प्रश्न में केवल mg लग रहा है, mg फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हेंस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल। तो पहला पॉइंट ये लिखिए, पहला स्टार पॉइंट लिखिए, ओनली mg is involved, only mg is involved, that is conservative force, that is conservative force, therefore COME is applicable, COME is applicable। बोलो हाँ है क्या, ठीक है साहब। अब सुनना, COME क्या था, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस, रेफरेंस ले लिया साहब। अब कानेटिक, कानेटिक बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। कहां इसमें मुझे एंगल चाहिए, कहां कंपोनेंट चाहिए, एक पत्थर 10 से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अब ऐसा जाए, ऐसा जाए, ऐसा जाए, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर ही तो होगी। इस बात का डर हटाओ ना, एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अब आप ये कहां पूछते हो, एक ब्लॉक v से जा रहा है, इसकी काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, आपने कभी नहीं पूछा सर वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, किसी एंगल पे जाएगा, कहां मैटर करता है। उसकी स्पीड अगर v है तो उसकी काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर होगी। आप यही तो पढ़ते हो, एक ब्लॉक चल रहा है, अब ब्लॉक जा रहा है v से तो हाफ mv स्क्वायर ही होगी। अब आप इसके कंपोनेंट कर लोगे तो अभी वही आंसर आएगा, एक x कंपोनेंट की एनर्जी आएगी और एक, दोनों को जोड़ के वापस वही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है भैया, वहां स्पीड रखनी है, वहां क्या रखनी है, स्पीड। क्या बात क्लियर हो रही है क्या, हो गया खत्म। अब बताइए हाफ mv स्क्वायर, यहाँ कहीं नहीं आ रहा एंगल, चाहे इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, सब में आंसर सेम। U1 यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी भाई जीरो बोल रहा है, यहाँ mgh, सब तरह के नगीने हैं। आपको लगता है, आपको लगता है अरे यार अपन इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान से पढ़ा रहे हैं, सबके सवाल सही हो जाएंगे, अरे नहीं, अभी अभी पढ़ाने में गलत कर रहे हैं, 6 महीने बाद तो फिर मामला बढ़िया हो जाएगा, और है ना, तो आप चिंता मत किया करें। कईयों को लगता है यार सर इतना धीरे धीरे अच्छे से पढ़ा देते हैं भाई, सब कहीं सही हो जाएगा, फिर क्या होगा यार, कुछ नहीं, अपने समर्थक बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। अब टू पर, टू पर, टू पर काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो। बोलिए हाँ है क्या, खत्म हो गया। पांचों प्रश्न का यही उत्तर है, पांचों का लिखना सीखिए। क्या किया, बिंदु एक, बिंदु दो, दो बिंदु चुनिए। सबसे पहले इस पर पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई है mgh, काइनेटिक भी है हाफ mv स्क्वायर, जमीन पर पोटेंशियल जीरो, पर जिस समय स्ट्राइक करेगा उस समय इसके पास स्पीड आ गई, नई स्पीड हाफ mv स्क्वायर, v निकालना है, खत्म, m
m 100/2 50 100 बराबर v² बटे 2 150 इंटू 2 300 10√3। पांचों का आंसर सेम है, ये बात जरूर लिखना। 19 डिग्री 7 डिग्री 45 डिग्री सीधा फेंको नीचे फेंको, क्या ही फर्क पड़ना है। आपको देखो ना, इन सभी के पास जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो सेम है। कंसेप्ट पे जाओ, सबके पास प्रारंभिक कुल ऊर्जा सेम है। आगे बढ़े। सर इसको वर्क एनर्जी से करके देख लो, वो तो और शानदार है। वो चीज और पक्की हो जाएगी अब आपकी। वर्क डन बाय ऑल में सिर्फ ग्रेविटी है। याद करो, ग्रेविटी के वर्क डन में केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ये ऊपर घूम के आए, ऐसे जाए, ऐसे आए, ऐसे आए, क्या मतलब है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। पहले कहां था? टावर पर, बाद में जमीन पर। वर्टिकली कितना नीचे आया? 10। वर्टिकली कितना नीचे आया? 10। ऊपर घूम के आया, क्या ही फर्क पड़ना है? ऐसे 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 भी आए, क्या फर्क पड़ना है? वर्टिकल यहां था, यहां आया, बस। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सभी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 10 है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mg10। प्लस क्यों? नीचे आया है। फाइनल काइनेटिक हाफ mv²। इनिशियल काइनेटिक 0 नहीं है, हाफ m 10 का स्क्वायर। सेम आंसर आएगा। मेथड नंबर 2, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो किंग है, किंग, वो तो लगना ही है। कंजर्वेशन कुछ सवालों को जल्दी कर देता है, कुछ सवालों को एक लाइन में कर देता है, इसलिए कंजर्वेशन भी किताबों में दिया गया है। आया कंजर्वेशन वहीं से है। चलिए, एक बड़ा फेमस स्टैंडर्ड सवाल आता है इस पर, जो पूछा जाता है, बच्चे इसको इक्वेशन से और फंस जाते हैं, इसलिए सवाल ये 2 बार पूछा गया नीट में। लिखिए, अब बॉल डायग्राम बना लीजिए ताकि कुछ पैरामीटर्स आप सही लिख सकें। A ball having mass छोटा m is projected vertically upwards from ground and it reaches to the maximum height h max, then calculate the ratio of kinetic energy to the potential energy at h max by 5. Ratio of kinetic energy to potential energy at h max by 5। समझ गए कैसे लिखोगे? h max बट्टे में 5। अब ये सवाल बहुत तरीके से किया जा सकता है। कई बच्चे इक्वेशन बनाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, पर अगर आप सही अंदाज से करोगे
तभी जल्दी सॉल्व होगा। पहले आप डायग्राम बनाइए, सोचिए। होमवर्क कर रहा है ना? हाँ, सवाल करना। हो सकता है कम बने, पर उससे घबराना नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा चलेंगे ना, अपने आप अच्छा होगा, है ना? इसलिए घबराना नहीं है। सवाल कम ज्यादा बन सकते हैं, स्पीड कम हो सकती है, समय ज्यादा लग सकता है, ये सब एक नॉर्मल बातें हैं, आपके साथ हो रही हैं, मतलब सही चल रहा है, समझो आप। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है, बस जो लड़ाई में बना रहेगा ना अंत तक, जीतेगा वही। इसलिए घबराना नहीं, अप एंड डाउन आएंगे, कभी लगेगा यार कुछ भी नहीं हो रहा सर, क्या करूं, परेशान नहीं होना है। 4-6 घंटे का रेस्ट ले लो, एक दिन रेस्ट ले लो, पर उसके बाद धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को वापस ट्रैक पे लाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अरे मेरे का क्या किया रजिस्टर का, मंगा दे फटाफट, 4-6 मंगाई हो ज्यादा। तो बीच में छुट्टी पे था क्या 1-2 दिन? क्यों? छुट्टी मत ले यार, देख ये भी छुट्टी नहीं लेता, इसको सब आता है, तो ये सब आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। नो क्या? हाँ तो बोल, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ तो ना, कि हाँ सर। अब इसमें क्या है, अति दिमाग परेशान कर देता है कि यार कहाँ लगाएं कंजर्वेशन, क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि कौन से 2 बिंदु लेने चाहिए। अगर आपने जमीन का एक बिंदु ले लिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि जमीन पर फेंकते समय आपके पास स्पीड तो है ही नहीं। कई बच्चे फिर स्पीड भी निकाल लेते हैं, आंसर सबसे आ जाता है, पर जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है मैं आपको वो बताता हूं, उस पर गौर करना। कहां कहां जा रहा है? हाईएस्ट पर। हाईएस्ट पे स्पीड बताओ, क्या ये बात पक्की है? ये बात तो पक्की है, तभी तो और ऊपर नहीं जा रहा। पूछा कहां है? एच मैक्स बाय 5 पर। यहां पूछा है, यहां कुछ होगी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, स्पीड भी नहीं होगी, कुछ तो स्पीड होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अब मैं कौन से पॉइंट चुन रहा हूं वो देखना, मैं बस ये 2 चुन रहा हूं। आप नीचे वाला चुनिए, आंसर आएगा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए तो भी आंसर आएगा। केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। पर ये जो तरीका है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, एक बार में आंसर देता है, देखना कैसे। 1 और 2 पे लगा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखो, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। 1 पे k1, k1 ही रखो, 1 पे k1। अरे सर हाफ एम वी स्क्वायर खोलने का मन कर रहा है। अरे क्यों खोलना चाहता है भाई, मन कर रहा है उसको रो। हाफ एम वी स्क्वायर खोलता कब? जब मुझसे स्पीड पूछता। उसने स्पीड पूछा कहाँ है? उसने तो रेशियो पूछा है, k1 ही रख। u1, u1 कितना? u1 कितना? पोटेंशियल जी, एम जी। जीरो नहीं होगी, जीरो तो रेफरेंस लेवल ये है, एम जी एच मैक्स बाय 5। 2 पे काइनेटिक 0, 2 पे पोटेंशियल एम जी एच मैक्स। तो डायरेक्ट k1 आ गया, एम जी एच मैक्स माइनस एम जी एच मैक्स बाय 5। 5 एलसीएम ले लो, 5 में से गया 4 एम जी एच मैक्स, ये आ गया k1। पर आशीष सर k1 नहीं पूछा है, तो बता पूछा क्या है, तू बता क्या पूछा है। रेशियो पूछा है k1 बटे u1 का एट एच मैक्स बाई 5 पर। अब k1 अपने पास है कितना? 4 एम जी एच मैक्स बाय 5। u1 वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच मैक्स बाय 5, कट गया। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, आपकी मर्जी पड़े, आप इन दो में लगाओ तो भी उत्तर आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो आएगा, कई काइनेटिक को हाफ एम वी स्क्वायर खोल देते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो भी आएगा। करेंगे तभी दिमाग चलेगा कि यार हाफ एम वी स्क्वायर खोलना ही क्यों, उसने कहीं स्पीड पूछी नहीं, उसने काइनेटिक ही पूछी। अपनी आदत पड़ जाती है, k1 होते ही अपना हाथ खुद कहता है k1 की जगह हाफ एम वी स्क्वायर तो लिखो ही सही। ये तो अपने आता है यार, जो आता है वो तो लिखेंगे, पूछा है नहीं पूछा उससे क्या मतलब है। मैं इतना सोचूंगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, अपने तो जो आता है
वो तो लिखकर आना है। तो एक अपने आप से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, मेहनत करी है, K1 का फॉर्मूला याद है, ये तो लगाना ही है। मुझे क्या मतलब, मैं एग्जामिनर का सोचूंगा क्या? पर ये देख, हाफ एम वी स्क्वायर खोलने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों ने दूसरे मेथड से भी करा होगा, और आप देखेंगे वो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये सबसे शॉर्ट है। आएगा सबसे, आप जो लगा रहे हो ना कि मैं तो कंजर्वेशन लगाऊंगा, आएगा, पर वो आप यहाँ पे स्पीड निकाल दोगे, फिर आप कहोगे मैं यहाँ लगाऊंगा, तो फंस जाओगे। इक्वेशन लगाओगे तो भी आ जाएगा, पर वो सब लंबे मेथड है। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, खट आंसर देगा आपको। एक बार स्टार लगा के करिए, फेमस प्रश्न है, 2 बार नीट में आया हुआ है। बोलिए, कराऊं अगला? लिखो, देखो 6 हो गए क्या? कितने हो गए? 5 हुए। छठा लिखो, छठा लिखो। अब देखो सवाल में अंतर है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं कह रहा। मैक्सिमम कंप्रेशन तो तब होता जब ब्लॉक रेस्ट में आ चुका होता। ब्लॉक धीरे धीरे रिटार्ड हो रहा है, वो कह रहा है जिस समय ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v/2, उस समय का कंप्रेशन बताइए। अब देखना, 3 अलग अलग स्टेप से लिख रहा हूं, आपको लगता है वो 3 तरीके, वो 3 तरीके है ही नहीं, सब एक ही है। अब थोड़े आपको बड़ा होना पड़ेगा, पहले मैं आपको डायग्राम से सिचुएशन समझाता हूं। फिजिक्स समझनी जरूरी है। ब्लॉक आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग दबेगी और kx लगाएगी, उसकी वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। माना एक समय इसकी स्पीड v/2 हो चुकी है, और उस समय स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो है x। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है क्या? क्यों नहीं है? अभी ब्लॉक चल रहा है, जब ब्लॉक रुक जाता है मोमेंटरी, तब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। अब एक तो समझदारी वाला स्टेप, जो आपको 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आएगा। समझदारी सीखने की प्रयास करते हैं, आ जाएगा। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कमी आई, क्योंकि पहले ब्लॉक की स्पीड v थी और बाद में स्पीड v/2 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आई। ये काइनेटिक एनर्जी में कमी गई कहां? कहां गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो गई। तो ये वाला स्टेप, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप लिखोगे, पहले काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, बाद की काइनेटिक हाफ एम v/2। ये काइनेटिक एनर्जी में कमी, ये कमी कहां चली गई? पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई।
ये समझदारी हो सकता है। ये अभी ऊपर से जा रहा हो, 10 सवाल के बाद आप भी समझने लग जाओगे कि सर क्या हुआ। अभी काइनेटिक 100 जूल, बाद में काइनेटिक 70 जूल, तो जो कमी आई ना 30 जूल की, वो कौन ले गया? स्प्रिंग ले गई। स्प्रिंग ले गई। तो जो काइनेटिक ऊर्जा में कमी आई वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई। ये है एक सीधी अप्रोच जिस पर हमने आज या कल लेटर सूनर तो आना ही पड़ेगा अगर समय बचाना है। फिर नहीं सर अपन तो कंजर्वेशन से करते हैं, अपने फिजिक्स में तो थोड़ी सी सर अभी और मेहनत की आवश्यकता है। कंजर्वेशन लगा आएगा सबसे। काइनेटिक अब 1 और 2 पहले आइडेंटिफाई कर, ये 1 है और ये 2 है। काम शानदार करो, उन दो बिंदुओं को आइडेंटिफाई करो जिन दो बिंदुओं के बीच में तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हो। 1 पे बताओ काइनेटिक, 1 पर हाफ एम वी स्क्वायर, 1 पे पोटेंशियल। अरे 2 जीरो लिखो सर, इन 2 जीरो का क्या राज है, सीख के जाओ ना। पोटेंशियल जी 2 हैं, एक स्प्रिंग की और एक ग्रेविटेशनल। फॉर्मूले वाले बोले तो mgh और हाफ के एक्स स्क्वायर, बढ़िया सीखे ना। 2 जीरो K2 बाद में हाफ एम v/2 का स्क्वायर। पोटेंशियल mgh वाली तो जीरो ही रहेगी क्योंकि जमीन पर ही हो रहा है सारा काम, पर स्प्रिंग के पास आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको वहां ले जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v/2 का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। देख वही स्टेप आ गया, वही स्टेप आ गया। ऐसे ही दिमाग धीरे धीरे विकसित होता है, ऐसे ही बच्चे कर लेते हैं तेज। पर प्रैक्टिस से अपने आप खेलना सीख जाएंगे। सर वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तीसरे से बता दो। जब समझ में किसी से नहीं आ रहा तो आप तो तीनों चारों कर दो, ताकि फाइनली अपन बोल दें सवाल पूरा ही समझ में नहीं आया। एक और देख लो, वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक। अब बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है। एक mg फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, काइनेटिक हाफ एम फाइनल माइनस हाफ एम इनिशियल। ये तो किंग है, ये कुछ नहीं सुनता, इसको कोई मतलब ही नहीं है फ्रिक्शन है नहीं है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल है विस्कस है एयर ड्रैग है, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये ऐसा इसकी नीयत है। mg का वर्क डन 0, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे। सर लेक्चर नंबर 1 भी याद रखना। और भाई क्या बात कर दी, वो कितना मस्त डायग्राम बनाया था, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्लस एफ एस, वो तो आत्मा है चैप्टर की। विपरीत दिशा में माइनस एफ एस, 90 पर टेढ़ा मेढ़ा हो तो कंपोनेंट 0 mg का। नॉर्मल का भी स्प्रिंग डराती है तो मैं फॉर्मूला लिखना भी सिखाती है, एक्स आई आता है हाफ एम फाइनल वेलोसिटी v/2 इनिशियल v, हाफ के एक्स आई इनिशियल 0 था, फाइनल x। सेम एक्सप्रेशन है, आपको उल्टा आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा। देख इधर माइनस आ रहा है तो उधर भी आगे पीछे आ रहा है, देख लो आप, दोनों तरफ माइनस काटोगे वही आ जाएगा, देख लो आप। इधर माइनस आ रहा है तो यहां भी आगे पीछे आ रहा है वो, देख लो आप। सबसे आंसर सेम आएगा। कितना आ रहा है, अंडर रूट 3m v0 स्क्वायर बाय 4। एक बार घर पर 1-1.5 घंटा एक्सक्लूसिव दीजिए कि इसको मैं कंजर्वेशन से भी खेलता हूं, इसको वर्क एनर्जी से भी आने देता हूं, इस सोच से भी आने देता हूं, तब दिमाग का डेवलपमेंट होगा। आप रटने पे फोकस करते हो, योग्यता रटने में नहीं है, योग्यता है समझने में, उसको अप्लाई करने में। रट तो तोता भी लेता है, उसको भी न जाने कितनी बातें याद है, वो बोल देगा हाफ के एक्स स्क्वायर। आप फोकस करते हो शुद्ध रटने में कि भाई अपने तो बस रट डालो, रटने से नहीं है, योग्यता है समझकर उसको अप्लाई करने में। अलग अलग परिस्थिति क्यों इतने सवाल कराए जाते हैं, चीज तो वही चल रही है,
चीज तो एक ही बात चल रही है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पर 6 प्रश्न करा दिए सिर्फ इसलिए कि आपकी समझ अलग अलग परिस्थितियों में उसको लगाने की समझ पैदा हो। वो योग्यता है, यही फिजिक्स, इसमें बच्चा आगे पीछे होता है, अप्लाई करना होता है उसको। आप रटने पे फोकस कम करोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। बढ़े आगे। चलो एक हेडिंग डालो, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। अब सीखना, ये थोड़ी सी दमदार आर्टिकल है, बढ़िया समझने वाला है, बोर्ड पे देखना। ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कर्व पाथ है और एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, नाम से ही स्पष्ट है। टेंजेंशियल का मतलब समझते हैं, किसके अलाउंग? टेंजेंट के अलाउंग। ये टेंजेंट के अलाउंग लग रहा है। आप मुझे सोच के बताओ, इसमें आप एफ डॉट एस लगाना पसंद करोगे या एफ डॉट डी एस? बेसिक लड़ाई लड़ो, बेसिक फॉर्मूले तो ठीक है, बेसिक क्या है? एफ डॉट एस लगता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है। कांस्टेंट का मतलब दो बातें होती है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। भले ये 10-10 न्यूटन ही हो, पर देख दिशा लगातार बदल रही है। थोड़ा मजबूत बनो चीजों पर। एफ डॉट एस तो यार बहुत बच्चों को याद है। एफ डॉट एस और एफ डॉट डी एस में अंतर क्या है? ये तब लगता है जब एफ कांस्टेंट हो। कांस्टेंट की भी बढ़िया परिभाषा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। 10 न्यूटन ईस्ट, तो 10 न्यूटन ईस्ट में ही लगना चाहिए, भले ही ये सारे 10 हैं, पर देखना दिशा बदल रही है, ये इधर 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 है। कहां कांस्टेंट है? डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। क्या ये बात खत्म? सटीक बातों को समझिए क्या आ रहा है आगे। डीएस, डीएस क्या है? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। जो डीएस होता है डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग ही तो होता है, पाथ के अलोंग ही तो होगा। डीएस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसके अलोंग? पाथ के अलोंग। अगर आपको याद हो तो बहुत समय पहले एक बात बताई थी कि अगर दो बिंदु पास पास आ जाते हैं तो सीकेंट सीकेंट नहीं रहता, टेंजेंट हो जाता है। बचपन में जब आप आए थे, जब छोटे थे, जब कहना मानते थे हम लोगों का, आप याद करो, जब पॉइंट बहुत पास पास आ जाते हैं तो सीकेंट सीकेंट नहीं रहता, मतलब डीएस की दिशा भी टेंजेंट के अलोंग हो गई। एफ भी किसके अलोंग है? टेंजेंट के अलोंग। अब आएगा मजा, बताइए डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डीएस, डॉट को हटाइए, एफ डीएस कॉस जीरो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएस। डॉट कहां चला गया? कॉस जीरो 1 हो गया। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 1 है। अब आप देखना, एक स्ट्रेट पाथ पर फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया आपने, कितना? ds। सोच के बताइए, w बराबर f भी आगे ds भी आगे, एंगल कितना? 0। तो w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f ds। सिचुएशन 2। ध्यान से देखिए, अगला सेंटेंस मेरा बड़ा जबरदस्त आने वाला है। ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, अगला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में है। अगर कभी भी टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो, अगर कभी भी, तो उस पाथ को एक खींचकर सीधा कर दो, वही आंसर आएगा। देख लो, इसमें आंसर W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, इसमें भी आंसर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, बशर्ते
फोर्स कैसा हो, क्यों टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं, अगर किसी एंगल पे लगता तो यहां cos थीटा आ जाता। तो अगर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, सुन लो ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है तो उस कर्व को खींच कर क्या कर दो, सीधा कर दो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। पहला, सर कोई ऐसा फोर्स बताओ जो टेंजेंशियल लगता है। पहले तो ये बताओ, बताओ कोई बताएगा ऐसा फोर्स को टेंजेंशियल लगता हो हमेशा। आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल लगता है, कुछ भी हो जाए। देखो ना आप, फ्रिक्शन, ये सरफेस है, फील करो चीजों को, ये ब्लॉक चल रहा है, कहां लगाते थे आप, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, ऐसे सरफेस के टेंजेंशियल, सरफेस के टेंजेंशियल लगाते थे। अब आप देखना सवाल कैसा आता है, एक ब्लॉक को, एक ब्लॉक को राउंड ट्रिप में चक्कर लगवाना है सर्कल पे, किस पे लगाना है, राउंड ट्रिप पर। आपसे पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। छोटे बच्चे 9th-10th वाले ओलंपियाड वाले बच्चे भी इसका आंसर 0 देते हैं। क्यों 0 देते हैं बताइए, क्यों 0 देते हैं, उनको लगता है भैया स्टार्टिंग पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट वही है, क्योंकि राउंड ट्रिप है तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। क्या गलती है इसमें बताइए, एफ डॉट एस लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज डायरेक्शन बदल रही है, महसूस करो, इसलिए आज इतने दिन बाद पढ़ाया है। यहां जाएगा तो फ्रिक्शन इधर, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहां जाएगा तो बताइए फ्रिक्शन पीछे, यहां जाएगा तो फ्रिक्शन इधर, यहां जाएगा तो फ्रिक्शन इधर। बताइए क्या फ्रिक्शन की दिशा बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, पर क्या वो टेंजेंशियल है क्या, पिछला आर्टिकल जिंदाबाद। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जैसे वो ग्रेविटी की एक ट्रिक सिखाई थी आपने, वर्क डन बाय ग्रेविटी कभी भी देखते हैं सीधा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वो आपको कितनी यूज आई आपने। फिर उसी तरह आज ही एक बढ़िया बात है, थोड़े कठिन सवालों में एम्स में ही सवाल आए हैं इसके, नीट में नहीं आए, एम्स में प्रश्न है, अगर टेंजेंशियल फोर्स हो तो अप्रोच क्या कहती है, आओ फिर सुनो, उस पाथ को खींचकर सीधा कर दो, बस अपने आप आंसर एक जैसा आएगा। करेंगे इसको सीधा, बताइए कैसा होगा, इस पूरे सर्कल को सीधा कर दोगे तो कितना हो जाएगी लंबाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर। बताइए फ्रिक्शन कहाँ, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, लेक्चर नंबर 1, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में, माइनस एफ के इंटू एस, एफ के म्यू एन एस 2 पाई आर म्यू एन एम जी। लो साहब आंसर। अगर ये हाफ ट्रिप बोलता, हाफ, एक बार इनमें हाफ आया केवल पाई आर, एक बार आ गया कि डायमीटर पे भगा दो, डायमीटर पे भगा दो, जैसे गोला है डायमीटर पे भगा दो 2 आर, कहीं टेंशन ही नहीं है। वो बात बहुत जबरदस्त है, जो भी आपका ट्रैक हो उस ट्रैक को क्या कर दो सीधा, खत्म, उस ट्रैक की लंबाई, नॉट द डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए मुझे, लंबाई। क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है, सवाल है काम का, अपने मॉड्यूल में भी सवाल है ये, कि एक फ्रिक्शन को सर्कुलर ट्रैक पर किया गया वर्क डन, मोस्टली बच्चे इसका आंसर 0 देते हैं, वो सोचते हैं अरे यार डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट 0 की बात वहां एफ डॉट एस लग ही नहीं सकता, क्योंकि एफ डॉट एस तो तब लगता है जब एफ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज इन डायरेक्शन में, कहां कांस्टेंट है, देखना अच्छे से, मैं मोटे पेन से बनाता हूं, फील कर, ये इसकी वेलोसिटी ऊपर है, फ्रिक्शन नीचे है, वेलोसिटी टेंजेंशियल आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर है, फ्रिक्शन इधर है, एफ की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है, अच्छा पॉइंट है, इसे कहा जाता है बच्चों वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, लिख लो।
वापिस बोलूंगा और ये लाइन भी लिखना कि कभी भी टेंजेंशियल फोर्स हो तो उस कर्व्ड पाथ को सीधा मान लो तो आंसर आ जाएगा। फिर मन में तुरंत आता है सर टेंजेंशियल फोर्स का कोई जीता जागता उदाहरण दे दो, तो क्या आता उदाहरण है उसका जीता जागता? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक चल रहा है, फोर्स हमेशा उसमें कैसा लगेगा? टेंजेंशियली लगेगा। मन में अभी भी आपके वही आ रहा है, यार एक पूरा चक्कर लग गया तो आंसर तो जीरो आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। भाई होता, बशर्ते वो डायरेक्शन उसकी हमेशा क्या रहती? सेम रहती। मिटाऊं क्या? दोनों सिचुएशन में आंसर सेम है। अब यहां लिखो, अगर कर्व्ड पाथ है, टेंजेंशियल फोर्स है, तो उसको क्या कर दें? सीधा मान लें। आया हुआ हिम्स का प्रश्न है, मॉड्यूल में है। आधा चक्कर होता तो आंसर आता पाई आर, डायमीटर के थ्रू होता तो आ जाता 2r, पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर। बढ़ू आगे। क्वेश्चन लिख लेना। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताओ बेटा, आज लैग का इश्यू बता दो। इफ्रा, आकाश, जागृति, सुलभ, मोहम्मद, ऋषभ, धीरज, जानकी, शरद, सत्यम, आशुतोष, जैबा, मोहम्मद। कोई लैग नहीं है? नो सर नहीं हुआ। ओके, बिल्कुल ठीक है। ऑडियो वीडियो कोई स्लाइड फ्रीज तो नहीं हुई? सब सही है? ठीक है बेटा, ठीक है उत्कर्ष। बढ़े आगे। माइनस क्यों लगाया सज्जनों? माइनस क्यों लगाया? अपोजिट है। नहीं, ये पूरी सरफेस रफ है, पूरी सरफेस रफ है। ब्लॉक को वैसे ले जा रहे हैं, पूरी सरफेस ही रफ है। ये ग्राउंड है पूरा। पहले इसको गोल गोल ले जा रहे थे, अब इसको एक बिंदु से बी बिंदु पे सीधा ले जा रहे हैं। अब आप पूछिए क्या कहना है। इसमें कह रहे हो आप, इस वाले में? कैसे चेंज होगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन तो ये सरफेस तो ये है ना, ये पूरी तरफ सरफेस है,
ये पूरी रफ सरफेस है, पूरी जमीन है, जमीन पे पहले आपने ऐसे घुमाया गोल गोल, अब जमीन पर आप सीधा ले जा रहे हो, तो यहां भी एफ के लगेगा, यहां भी एफ के लगेगा, यहां भी एफ के लगेगा, स्फीयर से। बढ़े आगे, चलिए आगे लिखिए, एक नया नाम होता है सेंट्रल फोर्स। अभी सेंट्रल फोर्स कौन होते हैं? ऐसा लगता है अच्छा जो सेंटर की तरफ लगते हैं उसे सेंट्रल फोर्स कहते होंगे, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है ये ऐसे फोर्स होते हैं जो रेडियल डायरेक्शन में, अरे ऐसे 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 फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में लगते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। हमेशा कैसे लगते हैं? रेडियल डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हाँ, अरे आपका सिलेबस पूरा कराएंगे नीट का, आप चिंता नहीं करें। हाँ, वो कह रहे सिलेबस करा दो, फिर आपकी ऐसी तैसी कराई। रेडियल डायरेक्शन में लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। चलो चलो, अब देखो, अब सुनना, ये क्या शब्द बार बार काम में आएगा। मान लो ये कोई रेफरेंस पॉइंट है ओ, अब दो प्रश्न आ गए, आशीष सर ये रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? तो वो देखना आप, मान लो ये बिंदु है P, ओ पी से मिलाने वाली लाइन, ये है आपकी रेडियल डायरेक्शन। या तो टूवर्ड्स ओ, या तो टूवर्ड्स लगेगा या अवे लगेगा। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। पहली शर्त क्या होनी चाहिए? रेडियल होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए? रेडियल विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। दूसरी बात, या तो उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, या डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस। दो अगर वो शर्तों को फॉलो करते हैं देन दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। सर कोई एग्जांपल बताइए, ऐसे तो हवा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं, आप देखना, मन खुश होगा आपका। यहां पर कोई चार्ज है Q2, ये कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं मैं। अब आप फील करना, मजा आ जाएगा। ये फिक्स मान लेता हूं एक। अब आप देखते जाना, यहां है मान लो -Q1। बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा? 8वीं 9वीं 10वीं, माइनस प्लस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये फोर्स हमेशा क्या इसके अलोंग लगेगा? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। सोचते जाना, मजा आएगा। अगर -Q1 इधर होता तो इधर लगता। सोचो -Q1 इधर होता, इधर लगता। सोचो -Q1 यहां होता, ऐसे लगता। हमेशा हमेशा उस पॉइंट की तरफ या उससे अवे। सर ये तो तरफ हुआ, अवे लगा सकते हो, ये प्लस मान लीजिए, अवे हो जाएगा, अवे हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। देख लीजिए, सेंट्रल फोर्स की परिभाषा है, दो शानदार परिभाषा सुन के जाइए। पहला, रेडियल डायरेक्शन में लगना चाहिए। सर रेडियल का क्या मतलब है? सर रेडियल में फंस रहा हूं। ये एक बेसिक चित्र, ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, O और P को मिलाने वाली लाइन ये कहलाएगी रेडियल। या तो आइदर टूवर्ड्स हो या अवे हो, दोनों चलेगा।
ओ और पी को मिलाने वाली लाइन के, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा, इसे बोलते हैं रेडियल। ये देख, ये बात कठिन लग रही है, ये बात कितनी आसान है। हमेशा हमेशा वो पॉइंट, वो फोर्स देखिए, क्या रेफरेंस पॉइंट की तरफ लग रहा है क्या? और मजे की बात, दूसरी प्रॉपर्टी और है, या तो इसका मैग्नीट्यूड या डिपेंड्स ओनली ऑन, क्या? हाँ सर, डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस है। हाँ, याद कर, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे किसके साथ वेरी कर रहा है? डिस्टेंस के साथ। यस और नो? इसे कहा जाएगा सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल फोर्स। सर एक एग्जांपल और बता दो। ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/स्क्वायर, कहीं भी मास चले जाएं, कहीं भी दूसरा मास चला जाए, याद करो दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा हमेशा। इन्हें कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। तो कभी कभार इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो हमें आना चाहिए। अससन रीजन का क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल फोर्स की परिभाषा आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। आइए दो कंडीशन पे खेलिए। पहली कंडीशन, रेडियल डायरेक्शन होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। फिर मन में प्रश्न है, सर रेडियल क्या? आशीष सर रेडियल क्या है? रेडियल जैसे पॉइंट ओ रेफरेंस है और आप बिंदु पी पे खड़े हो, तो फोर्स हमेशा ओ और पी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। हाँ, इधर टूवर्ड्स हो सकता है और, पर लगेगा हमेशा ओ और पी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। लिख लेते हैं, ओ और पी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। हाँ, वो टूवर्ड्स और अवे हो सकता है, आइदर अवे और टूवर्ड्स। इसका मतलब होता है रेडियल। भाई एक एक शब्द को समझना पड़ेगा ना। आपने तो डेफिनेशन लिखवा दी रेडियल, पर रेडियल का मतलब क्या है? रेडियल का मतलब क्या है? दूसरी शर्त बताइए, या तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, हमेशा कांस्टेंट हो, या डिपेंड करता हो तो दूरी के साथ। फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए? दूरी। बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड करूं? फिर मन में आता है, सर ऐसे कौन से फोर्स होंगे जो हमेशा एक ही रेफरेंस पॉइंट की तरफ ही लगते होंगे? तुरंत देख, कितना बढ़िया एग्जांपल है कि -Q1 तेरी इच्छा हो कहीं मान ले, पर उस पे जो बल है वो Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ये हो गया टूवर्ड्स। इसको आप अवे भी कर सकते हो, उस माइनस की जगह प्लस कर दो, अवे हो जाएगा। इसका एक नाम और है, बचपन में पढ़ते थे अपन, इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है। आर स्क्वायर के इनवर्स है, देख लो आप। बोलो, बात बनी क्या? एक और नोट लगाओ, आज पढ़ाने तो बहुत दिनों बाद आया हूं, मत रोको, नोट लगाओ। मेरा भी तो मन होता है, मेरे मन का आप कभी नहीं ध्यान रखते, लेकिन नोट आप अपने मन का बोल देते हो, बस छोड़ दो। सिंस सिंस डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट, नोट लगाइए, सिंस displacement is a frame dependent, therefore work done by the force is also frame dependent. Work done by the force is also frame dependent.
ये एक बहुत पहले का सवाल आपको करा रहा हूं। ध्यान से देखना, पहले सवाल कराया है, पहले लेक्चर का तीसरा चौथा प्रश्न होगा, आप देखना जल्दी से बताइए। नीचे की तरफ mg, ऊपर एनएलएम जिंदाबाद, ऊपर n माइनस mg दुनिया का हर बल ma, n माइनस 50 10, n कितना 60 न्यूटन। फिर s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहला लेक्चर देखना, खूब सवाल है ऐसे। u 0, हाफ एक्सीलेशन 2, टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर या 4 4। आराम से बताइए, फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस, प्लस क्यों, नॉर्मल ऊपर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स 60, डिस्प्लेसमेंट प्लस का 240। बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। जूल, बहुत सही है, बिल्कुल सही। परंतु बेटा ये उस बच्चे के लिए है जो ग्राउंड से खड़े होके देख रहा है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर जा रहा है। पर जरा सोचिए, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, घनश्याम जो अंदर बैठा है, घनश्याम क्या कह रहा है, ब्लॉक तो अभी भी यहां था, 10 सेकंड बाद भी अभी यही है, आधे घंटे बाद भी यही है, इसका ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। लिफ्ट फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन 0 होगा बाय नॉर्मल। अब आप वो लाइन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। वर्क डन हमेशा किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पर। आता नहीं है, जितने भी सब सवाल हमने किए आज तक, इतने 80-90 सवाल सब ग्राउंड फ्रेम में ही किए। पर असर्शन रीजन में कोई प्रश्न बन जाए तो अपन को पता होना चाहिए कि यार नॉर्मल का वर्क डन जो 240 लिख रहे हैं आज तक, वो सब सवाल कहां से हैं, ग्राउंड से। जरा खुद इमेजिन करो ना, लिफ्ट के अंदर खड़े हो, लिफ्ट के अंदर तो ब्लॉक वहीं दिखाई दे रहा है, और तुम्हें तो बचपन से 9th क्लास से याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट घनश्याम के लिए हुआ ही नहीं है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट क्या, 0, वर्क डन 0। आपने आज तक जितने आंसर निकाले हैं वो सारे के सारे ग्राउंड फ्रेम में निकाले हैं। ये कौन से फ्रेम में है, लिफ्ट फ्रेम। क्या बात क्लियर हुई? तो एक छोटा सवाल बन सकता है, क्या वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है? आंसर है यस, अ बिग यस। हाँ हाँ हाँ, वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है। जब डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करेगा तो वर्क डन भी तो डिपेंड करेगा। नए पेज से रिंग डालिए, पावर। मत रोकिए, मत बजाइए बेल मुझे बार बार। हाँ, पावर, पावर कल शुरू करेंगे। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड दिखाओ बेटा, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड। चलो क्लास में चलो, चलो बेटा क्लास में चलो। गए ना सर, सर वो अंदर ही डाउटफुल कर दे रहे थे, प्लास्टिक जी सर गिरी लगा रहे थे।
क्या हुआ? क्या कर रहे हो? सर तो डाउट बता रहे थे यहाँ। हाँ जी, नमस्ते, बैठो।